नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते एक्शन कैसा रहा, सोमवार के लिए आपको क्या रखनी है स्ट्रैटेजी। हम आपको साथ ही साथ बताएंगे शेयरों में कहां पर आपके पास मिल सकते हैं कमाई के मौके। आप भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और आज हमारे साथ है खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका करते हैं शो में स्वागत। और अगले हफ्ते के लिए क्या होने जा रहे हैं अहम ट्रिगर्स, ये जानेंगे हम वरुण दुबे से। वरुण से बातचीत का सिलसिला हम जरूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार में कैसा रहा हाल, वो भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो शुक्रवार को जून सीरीज की हुई दमदार शुरुआत और कारोबार के अंत में निफ्टी 182 अंक उछलकर 16,352 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 632 अंक बढ़कर 54,885 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 518 अंक चढ़कर 35,613 के लेवल पर बंद हुआ। खासतौर पर बैंक, फाइनेंस, आईटी और ऑटो शेयरों से आज बाजार को काफी अच्छा खासा मिला। तो आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का, जिनसे समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आई इस तेजी की वजह। हफ्ते के आखिरी दिन और जून सीरीज की शुरुआत के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया जबरदस्त जोश, एक्शन और दम, और ये आता दिखा काफ़ी कुछ अमेरिकी बाजारों से। कल देर रात अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखी और हमारे यहाँ एक्सपायरी का दबाव खत्म होने के बाद और कल की शॉर्ट कवरिंग और अच्छी रिकवरी के बाद बाजारों में आज जोश फिर से बना। गैप के साथ खुले और खुल के फिर पीछे मुड़कर नहीं दिखा। आज का सेशन ज़्यादा बेहतर था, जहां उतार चढ़ाव कम था और धीमे धीमे बाजार मजबूती बनाते हुए दिखे। एक बार 16,300 के पार निकलकर टिके तो 16,400 के बेहद करीब पहुंचे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद 16,300 के लेवल को बिल्कुल तोड़ा नहीं और 9 मई के बाद की ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है, जो कि 16,350 की है। तो यानी कि 2 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर जाकर रेंज के ऊपर बंद होने की कोशिश निफ्टी ने की है। बैंक निफ्टी तो कल ही संकेत दे चुका था कि मुझे तेज दौड़ लगानी, जब 35,000 के ऊपर बंद हुआ, और आज की क्लोजिंग तो 35,600 के नज़दीक होती हुई दिखी, यानी कि और भी बेहतर 35,500 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा। लेकिन आज के सेशन में एक और अच्छी बात थी, आज कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स 10 से 20% तक की तेज दौड़ लगाते हुए दिखे। तो पहली बार ढंग ढंग का जोश और खरीदारी ब्रॉडर मार्केट में आती हुई नजर आई, यानी कि थोड़ा रिस्क लेने की ताकत ट्रेडर्स की बढ़ रही है और लोग ये समझ रहे कि शायद हो सकता है बुरा वक्त निकल चुका है। इसके पीछे काफ़ी कुछ योगदान एक अमेरिकी बाजारों का है, जो लगातार 5 दिन से ऊपर बंद हुए। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिखा है। तीसरा, हमारे यहाँ कल मंथली एक्सपायरी के बाद थोड़े बाजार हल्के होकर कमज़ोर ट्रेडर्स की साफ सफाई और मजबूत खरीदारी के संकेत, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाजार में आज जोश भरा और दिन की ऊंचाइयों पर ही नहीं बल्कि हफ्ते के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर बाजार आज बंद होने में कामयाब रहे। और एफआईआईज और डीआईआईज की आंकड़े भी हम देख लेते हैं जरा। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है करीब 1,943 करोड़ रुपए की बिकवाली, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,727 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब रुक कर लेते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। चलिए, कम से कम जून सीरीज की शानदार शुरुआत हुई और हफ्ते का शानदार अंत भी बाजार ने किया है। यही मोमेंटम एक्सपेक्ट करें आगे आने वाले दिनों के लिए? क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में बहुत ही शानदार दमदार तेजी बाजार में आई है। हम कहा तो कल सुबह 15,950 के आसपास ट्रेड कर रहे थे और आज वहां से 400 पॉइंट की दूरी निफ्टी ने तय करी और हम 16,350 के लेवल पे आज बंद हुए। तो और इसका कारण, जैसा अनिल जी भी बता रहे थे, एक तो एफआईआईज की जो बिकवाली है वो थोड़ी कम हुई है और उनके कंपैरिजन में डीआईआईज ने थोड़ी ज़्यादा खरीदारी करी है, तो उसका एक फ़ायदा फिर सीरीज जो एफ&ओ एक्सपायरी हुई उसके कारण से हम काफ़ी हल्के हो गए, तो उसका भी था। और बाकी एक इतने दिनों की भारी गिरावट के बाद इस तरह की बाउंस बैक आना स्वाभाविक था और मुझे लगता है आने वाला वीक भी अच्छा होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज की यूएस से कुछ खराब न्यूज़ आते हैं। हालांकि यूएस में आज कारोबार होगा, मंडे को वहाँ पे मेमोरियल डे की छुट्टी है, बट मुझे लगता है हमारे बाजार में जो अभी एक मोमेंटम पकड़ा है और 16,352 के आसपास हम आज बंद हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड जारी रहनी चाहिए। तो आई वुड मेंटेन होल्ड एटलीस्ट
और बाकी अगर कोई इंट्राडे डिप आता है या कुछ करेक्शन आता है हल्का फुल्का, तो वहाँ पे खरीदारी करने की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके विकास जी, तो हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो ऐसे बाजार में तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आप? और साथ ही हम आपसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए भी आपकी पसंद जानना चाहते हैं। बिल्कुल स्वाति, अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे फीएम इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी है, ऑटो इंजीनियरी कंपनी, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, जो आज 921 के लेवल पे स्टॉक बंद हुआ है। बहुत ही दमदार कंपनी है, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, जैसे होंडा को कैटर करती है, टीवीएस मोटर को कैटर करती है। और हाल ही में जो ओला ने अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च करे, तो उसके बाद ओला ने भी अपने कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट है उसके लिए इस कंपनी को एक्सक्लूसिव करार किया है इसके साथ, तो उसका भी बड़ा फायदा होना। और वैसे भी हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, जब से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, फिर स्टील के प्राइसेस कम होने की वजह से भी इनकी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। इसके ईयरली हाइज देखेंगे तो अराउंड 1350-1400 के हाइज थे, तो वहाँ से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। तो पोजिशनली इस पर खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा टारगेट है इसमें 960 रुपये का, स्टॉप लॉस रखना है 900 रुपये का। और जहाँ तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, एक बहुत ही दमदार स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये कंपनी डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस और डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग के कारोबार में है। ये टेक्नोलॉजी, फिर आपके रिटेल और बीएफएसआई सेक्टर को कैटर करती है। पूरी दुनिया भर में इसका प्रेजेंस है, अराउंड 30 से ज़्यादा तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट है, जिसमें मार्किंग नाम है जैसे एडोबी है, फिर आपके ऊबर है, 7-Eleven है, इसके लिए काम करती है। सॉलिड मैनेजमेंट टीम है। इसका आईपीओ आया था पिछले साल नवंबर में, बहुत ही दमदार रिस्पांस मिला। आज तक का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ था। 197 के लेवल पे आईपीओ आया हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने दमदार एक बहुत ही अच्छा सफर तय किया, 754 के हाइज लगाए। अब ये 391 के लेवल पे ट्रेड करता है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, और हर एक कई सारे टॉप क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स इसमें स्टेक ओन करते हैं। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 500 रुपये। बिल्कुल, तो विकास सेठी जी की दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, पोजिशनल व्यू फीएम इंडस्ट्रीज में रखने की वो सलाह दे रहे हैं, और लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है किसी स्टॉक में तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। आइए अब जरा कुछ स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं, और पहला स्टॉक है JSW स्टील का, जिसकी चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो घटा है कंपनी का, 4198 करोड़ से घटकर हुआ है 3230 करोड़ रुपए, और जो कंसोलिडेटेड आय है वो बढ़ी है 26,934 करोड़ से बढ़कर हुई है 46,890 करोड़ रुपए, और मार्जिन में कमी दर्ज की गई है। मार्जिन काफी कम हुआ है, 31.3% से घटकर हुआ है 19.6%। JSW स्टील नतीजे आ गए, अब स्ट्रैटेजी क्या रहे? स्वाति, वैसे ही स्टील का जो सेक्टर है काफी प्रेशर में है, जब से सरकार ने उस पे स्टील का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करे हैं, उसके बाद से हमने देखा जबरदस्त धुलाई हुई है पूरे सेक्टर की। और इस माहौल में इस तरह के नतीजे तो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है, और इस नतीजों के कारण मुझे लगता है अच्छी खासी पिटाई होगी इस स्टॉक की। बाकी अगर किसी को स्टील में रहना है तो मुझे लगता है टाटा स्टील बहुत अच्छा बेट है इन लेवल्स पे। एक तो स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस कर रखा है टाटा स्टील ने, और बाकी नतीजे भी दमदार थे। तो आई वुड प्रीफर टाटा स्टील टू बी बॉट एट दीज लेवल्स कंपेयर्ड टू JSW स्टील। ओके, तो स्टील सेक्टर में ही अगर खरीदारी करनी है तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर विकास सेठी जी की। दूसरा शेयर पे चर्चा करें, रुचि सोया। नतीजे आए, चौथी तिमाही में मुनाफा बढ़ा है, 234.43 करोड़ रुपए हुआ है। कंपनी ने तो आज 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। रुचि सोया पर क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मैंने निचले लेवल्स पे हाल ही में भी रेकमेंड किया है दूसरे सेगमेंट्स पे, और वहाँ से इस स्टॉक ने बाजार की कमजोरी के बावजूद अच्छा परफॉर्म किया है। और हाल ही में जो खबरें आई थी कि जो पतंजलि फूड्स का जो फूड का कारोबार है वो इसमें ट्रांसफर करेंगे, और वो भी 1 टाइम एबिटा के लेवल पे, जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक, अच्छी खबरें। फिर इन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट को भी ठीक किया, हाल ही में कर्ज को भी चुकता किया, जो SBI का करीबन 3000 करोड़ का कर्ज था। बाकी एक FMCG कंपनी बनने के बाद रीरेटिंग होनी चाहिए। तो बुलिश ऑन द स्टॉक, और यहाँ पे होल्ड करने की सलाह, और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो रुचि सोया जिनके पास है उनको बने रहने की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी करते हैं शो में शामिल। जम्मू से गुंजन जैन सवाल पूछ रही है ONGC पर,
इनके पास है 700 शेयर और खरीदें इनकी 168 की। शनिवार को नतीजे आएंगे, इससे पहले शेयर में तेज गिरावट देखी गई है और निफ्टी का टॉप लूजर भी बना है। शेयर 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया और तेल गैस कंपनियों पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाने की भी तैयारी है। इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट डेफिनेटली इस सेक्टर पर पड़ा है। ओएनजीसी, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। हालांकि क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं और उसका फायदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ओएनजीसी जैसे ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज को होता है। बट आज जो खबरें थी बाजार में कि सरकार जिस तरह से नकेल कस रही है जो विंडफॉल प्रॉफिट्स पे, और माना जा रहा है कि ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसको टेल कर सकती है सरकार, तो मुझे लगता है उसका एक असर देखने को मिला। बाकी इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है बाजार में अपॉर्चुनिटीज बाहर बहुत सारी हैं, तो इस स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी या निवेश नहीं करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ओएनजीसी से निकलने की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। अगला सवाल सौरभ दुबे भोपाल से पूछ रहे हैं, पीरामल एंटरप्राइजेस पर 300 शेयर है पीरामल एंटरप्राइजेस के और इनकी खरीद है 1800 रुपए की। कमजोर नतीजों के बाद शेयर लुढ़का है, वायदा का टॉप लूजर भी बना। पीरामल एंटरप्राइजेस, क्या राय रहेगी? देखिए, इस स्टॉक में आज एक जबरदस्त पिटाई देखने को मिली। नतीजे बहुत ही खराब थे और उसका इसने खामियाजा भुगता। इतने अच्छे बाजार में भी 11-12% ये टूटा है। इन लेवल्स पे बिकवाली तो नहीं करनी है, बट कोई भी बढ़त आती है, जैसे कल परसों सुधरता है अगर ये स्टॉक, तो एग्जिट करने की ही अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता ये स्टॉक भी कुछ कर रहा है। और अगर आपको एनबीएफसी स्पेस में रहना है तो बहुत सारी और कंपनियां हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है। तो आई वुड मेंटेन एन अवॉइड इन पीरामल एंटरप्राइजेस। चलिए, तो राय रही पीरामल एंटरप्राइजेस पर। आइए अब बढ़ते हैं आगे और सत्येंद्र कुमार बोस का सवाल लेते हैं कटक से। अल्ट्राटेक सीमेंट पर इनका सवाल है। 220 शेयर अल्ट्राटेक के हैं इनके पास और इनकी खरीद है 6026 की। अल्ट्राटेक सीमेंट पर क्या करने की सलाह देंगे इन्हें? देखिए, भारत की एक लीडिंग सीमेंट कंपनी है। स्टॉक या कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। स्टॉक जो निवेशक ने जिन लेवल्स पे खरीदा है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है करंट मार्केट प्राइस से। मुझे लगता है इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना चाहिए। आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें बन सकते हैं। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट दीस लेवल्स। और अगले हफ्ते के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे। बताइए वरुण। देखिए, वैसे तो सभी की नज़र अब नतीजों पे है और अगले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो नतीजों का सीज़न का इस बार इस क्वार्टर की ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोमवार को सन फार्मा के नतीजे आने वाले हैं और इसके अलावा एफएनओ में आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एनबीसीसी और विंडो फार्मा, डिक्सन टेक, जेएसपीएल अपने नतीजे घोषित करेगा। और साथ ही साथ एलआईसी यहाँ पे नज़र रखेगा। हाल ही की लिस्टेड कंपनियों सभी की इस पे नज़र है और ये भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है। इसके अलावा इथॉस लिमिटेड जो कि इसकी लिस्टिंग होने वाली है, अभी अभी आईपीओ आया था, सब्सक्रिप्शन 1.04 टाइम्स के आसपास आया था, तो देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग होती है। और हाँ, यूएस के मार्केट जो है वो सोमवार को बंद रहेंगे। इनफैक्ट सोमवार वो दिन है जब नतीजों के सीज़न के आखिरी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार को अगर आप देखेंगे तो कैश की इक्का दुक्का कंपनी पीटीसी इंडिया जो है वो अपने नतीजे घोषित करेगी। वही एथर इंडस्ट्रीज जिसका आईपीओ अभी खुला था उसका अलॉटमेंट होने वाला है, तो देखिएगा अपने अकाउंट में कि आपको शेयर्स मिलते हैं कि नहीं। काफ़ी सारी दिग्गज कंपनियां हैं जिनकी डिविडेंड की एक्स डेट है। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, ये तीनों कंपनियों के डिविडेंड की एक्स डेट है, तो इसमें एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। वहीं अगर स्टील पीएलआई स्कीम के तहत किसी कंपनी को आवेदन देना है तो इसकी आखिरी तारीख है 31 मई, तो यहाँ पे भी नज़र रखेगा। वहीं भारत का जीडीपी का नंबर आने वाला है Q4 का। इसके अलावा चाइना, जापान, यूरोप, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नंबर्स आने वाले हैं, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। 1 तारीख यानी कि 1 जून ई मुद्रा की लिस्टिंग होने वाली है। अच्छा खासा ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिला था, करीब 0.67 टाइम्स के आसपास का, तो देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग होती है। वहीं ग्लोबली काफ़ी सारे इवेंट्स है, जैसे कि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग PMI आने वाला है, कनाडा में इंटरेस्ट रेट डिसीजन का आएगा, तो इस सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। वहीं 2 जून को देखेंगे तो जाइडस लाइफ साइंसेस बायबैक जो करने वाला है ये कंपनी 650 के भाव पे, उसकी रिकॉर्ड डेट है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ओपेक की बैठक है, तो देखना होगा इसका कच्चे तेल पे किस तरह का असर होता है। यूके के मार्केट जो है उस दिन बंद रहने वाले हैं। आखिरी में 3 जून यानी कि फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो एथर इंडस्ट्रीज़ की लिस्टिंग होने वाली है, तो यहाँ देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। एक्स डेट है टोरेंट फार्मा की,
जो इन्होंने डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड दिया था कुल मिला के 23 रुपये का, उसकी एक्स डेट है। और असाई सोंगवांग कलर्स बायबैक जो करने वाले हैं ये 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पे, उसकी भी यहाँ पे एक्स डेट है। वहीं काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स भी है, जैसे यूएस में जॉब्स डेटा आने वाला है, छुट्टियाँ हैं यूके और साथ ही साथ चाइना में, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स है अगले हफ्ते जिस पे आपको नज़र रखनी है। रिजल्ट सीज़न का आखिरी लेग है, इनफैक्ट सोमवार को ऑलमोस्ट रिजल्ट सीज़न तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ आईपीओ पे नज़र रखिएगा, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि लिस्ट होने वाली है, तो वहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो अगला हफ्ता तो रहने वाला है एक्शन पैक्ड, और अब सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। आज रात लगातार छठे दिन अमेरिकी बाजार मजबूत रहेंगे, ऐसा अनुमान डाउ फ्यूचर्स का था 3:30 बजे नैस्डैक फ्यूचर्स का, जब 80 अंक ऊपर दोनों ही ये फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत थे। हो सकता है लगातार 6 दिन बढ़कर आए। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का माहौल दिखता है, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत वाला माहौल होगा हमारे अपने डेटा का। सीरीज़ के पहले दिन ट्रेडर्स जोश में आकर खरीदते हुए दिखें, या फिर एफआईज की तरफ से भी जो बिकवाली का प्रेशर कम होने के संकेत मिले हैं हमें सीरीज़ के आखिरी में, वो आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो वो डेटा काम का होगा हमारे लिए। लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आज की जो मजबूत क्लोजिंग मिली है वो बाजार में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। अब कल के लिए जो सपोर्ट होगा, सोमवार के लिए जो सपोर्ट निफ्टी पर दिखेगा वो होगा 16,175 से 16,250 की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और एक बार 16,425 को पार करके निकले बाजार तो 16,500 से 16,600 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में जल्दी ही अगले हफ्ते आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी तो अपनी धुन में मजबूती के साथ 35,500 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो मजबूत सपोर्ट होगा सोमवार के लिए वो 35,100 की रेंज में होगा, और एक बार 36,000 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी में तेजी और बनेगी। अदरवाइज 35,950 के आसपास का लेवल है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी लौटती हुई दिखी है, और अगर ग्लोबल मूड माहौल ठीक रहा, कच्चा तेल कोई $120 के ऊपर ना निकल जाए या फिर कोई खराब खबर ना आ जाए, तो हो सकता है हमारे बाजार फिर और मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी और अगले हफ्ते से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? बिल्कुल, नमस्कार। देखें, बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और मेनली बैंकिंग काउंटर अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दो ट्रेड रहेंगे, दोनों बाई साइड में रहेंगे। एक एचडीएफसी बैंक पे रहेगा जहाँ पे पिछले लगभग 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इसमें 1350 के जोन पे अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे लगभग 1450-1480 तक का मूवमेंट बन सकता है। 1420 का एचडीएफसी बैंक का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 28 रुपये के आसपास बंद हुआ है, 18 का स्टॉप लॉस होगा, 43 रुपये तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा हीरो मोटो काफी अच्छा स्ट्रेंथ है और सारे के सारे ऑटो काउंटर यहाँ पे मोमेंटम में है। तो हीरो मोटो में कहीं ना कहीं ऊपर में लगभग 2820 तक की अपसाइड बननी चाहिए। तो 2760 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 80 के आसपास बंद हुआ है। 60 रुपये का सपोर्ट रहेगा, 120 तक के टारगेट यहाँ पे लगाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद चंदन जी आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी, सोमवार के लिए किसी को ट्रेड लेना हो तो इंट्राडे पिक कौन सी आपकी तरफ से? बिल्कुल स्वाति, सोमवार के लिए अगर खरीदारी करनी है तो मेरी राय में पूना वाला फिनकॉर्प को खरीदना चाहिए, जो कि आज 245 पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार एनबीएफसी है और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से एनबीएफसीज और बैंक्स में एक अच्छी तेजी चल रही है। इसके इस तिमाही के नतीजे बहुत ही शानदार थे और ये कंपनी आजकल आधारित पूनावाला की पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम चल रही थी और बिल्कुल एक चेंज हो गई है। कंपनी रिटेल पे फोकस है, जहाँ पे भी है, फिर अच्छे प्रोमोटर भी काफी कम हो गया है। हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक और अपने अच्छे खासे हाई से इसके 350 के आसपास के वहां से करेक्ट हुआ स्टॉक। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें सोमवार का टारगेट रहेगा 255 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए। पूनावाला फिनकॉर्प इंट्राडे कॉल विकास सेठी जी की तरफ से बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज के इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।